नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान और हम बात उत्तराखंड की लेकर हाजिर हैं। और बात उत्तराखंड की में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड और उसके साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और उत्तराखंड। दरअसल आजकल जिन बातों की चर्चा हो रही है वो या तो कोरोना संक्रमण की चर्चा है या फिर वैक्सीन कब आएगी उस बात की चर्चा है, और उन सब से इतर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो इंटरनेट की है कि अगर इंटरनेट ना होता तो कनेक्ट कैसे कर पाते, कैसे हम बातचीत कर पाते। देखिए, हम भी आपको अगर जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं तो इंटरनेट के जरिए ही कर रहे हैं। बात चाहे वेबिनार्स की कर लें, गूगल मीट की कर लें, जूम की कर लें, ऑनलाइन शिक्षा की कर लें, किसी भी तरह का काम हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत आजकल इंटरनेट की हो रही है, क्योंकि वर्चुअली मिलना खतरे से खाली नहीं है। उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, आने जाने की सुविधा भी अभी उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि अनलॉक है लेकिन बावजूद उसके। तो ऐसे में उत्तराखंड, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, कुछ हिस्सा ही है जो मैदानी है, लेकिन पहाड़ी इलाके के अपने चैलेंजेस होते हैं। तो वहां पर इंटरनेट सेवाएं कैसी अभी हैं, कितनी उनमें और गुंजाइश है, और बीते कुछ साल में जो पहले से काम किया गया वो आज लोगों के कितना काम आ रहा है, हम इन सब पर बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज, उनका परिचय मैं आपसे करवाती हूँ। रविंद्र दत्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। आईटी सलाहकार, मुख्यमंत्री हैं। इनसे हम जानेंगे सरकार अभी जहां तक पहुंची है क्या वो काफी है, या अभी सरकार की और क्या योजनाएं हैं ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर इंटरनेट सुविधा दी जा सके, वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे इनके जरिए। और दिवस गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दिवस गुप्ता के बारे में आपको बताएं, ऑनलाइन कोचिंग एक्सपर्ट हैं, इंडिविजुअल और कंपनीज दोनों को ही सलाह देते हैं, दोनों की हेल्प करते हैं एक तरीके से कि कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ है, आप हम तक अपने कमेंट्स पहुंचा सकते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम उसका भी हमेशा वेलकम करते हैं। बहुत स्वागत है दिवस जी आपका भी। लेकिन पहला सवाल रविंद्र जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए भारत नेट फेज 2 से अब जुड़ जाएगा उत्तराखंड, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है और ये क्या है? क्योंकि देखिए 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 65 ब्लॉक्स हैं, गांवों की तादाद जाहिर है और ज्यादा है, 5,991 ग्राम पंचायतें हैं। और अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमको उस रूट तक जाना होगा, गांव पंचायत तक जाना होगा, तब हम उस एक ओवरऑल व्यू की बात आपसे जान पाएंगे। तो वही मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि कहाँ हैं हम अभी। देखिए, आज की डेट में ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा समाचार है। पिछले महीने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से उत्तराखंड को 2000 करोड़ रुपए का विशेष इंटरनेट पैकेज मिला है। इस इंटरनेट पैकेज जो हमें मिला है वो भारत नेट 2.0 के लिए है। भारत नेट क्या है? बेसिकली भारत नेट की जो परिकल्पना है, पर ये भारत के गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचे उसके लिए। जैसे आपने देखा होगा कि गांधी जी ने भी बोला कि अगर गांवों का विकास नहीं होता तो भारत का विकास नहीं हो सकता। गांव के बिना भारत की परिकल्पना नहीं करी जा सकती। ये अंडरस्टूड बात है कि अगर आप गांव तक इंटरनेट पहुंचा देंगे तो शहर तो उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो ही जाते हैं। भारत नेट में एक खासियत और है जो आगे करा जा रहा है। आपने जैसे देखा होगा कि उत्तराखंड के काफी ऐसे इलाके हैं सीमांत क्षेत्रों में जहाँ पे मोबाइल तक का सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो भारत नेट 2.0 में हम लोग क्या करेंगे कि उत्तराखंड के गांव गांव तक, खासकर अभी जो संख्या हमारे पास है 5,991 गांव हैं जो भारत नेट 2.0 में कवर होने हैं। 2.0 से पहले 1.0 भी आया था, करीब उसमें 1800 के आसपास गांवों को टारगेट रखा गया था। उसमें से काफी पहले से उसमें इंटरनेट एक्टिव हो रहे हैं और ये पहले हो गया था, हमारी सरकार के आने से पहले 1.0 हो चुका था। तो हम लोग चाह रहे थे कि जो शेष गांव हैं वो गांव भी इसमें कवर हों। और दिवस गुप्ता जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ऑनलाइन कोचिंग एक्सपर्ट हैं आप, और आजकल तो जो कुछ हो रहा है ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ये एकदम एक हम कह सकते हैं कि आप ही हैं जो लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में क्या वो की फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को बताना चाहेंगे जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है?
मीनाक्षी जी, एक समय था जब आप अपनी चार दीवारों के अंदर पढ़ाते थे। उसमें लिमिटेशन थी कि कितना बच्चा पढ़ सकता है आपसे और आप कितने को पढ़ा सकते हैं एक बारी में। मैं एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, आई बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स, और 2016 तक मैं सिर्फ 20,000 बच्चों को पढ़ा पाया था, देश के 11 स्टेट्स। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर मैं 5 लाख बच्चों तक पहुंच पाया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। अगर आज की डेट में हमारे पास टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सारे माध्यम है आज की डेट में, जूम के जरिए जो इतने सारे वेबिनार्स हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ पे अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करा जाती थी, वो इस सेशन के थ्रू हो पाती है। वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इतने मैसेजेस आए कि सर लॉकडाउन हो गया, हम कोचिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, कैसे पढ़ाई करें। और उस समय इंटरनेट की वजह से हम लोग उन तक पहुंच पाए, और आज की डेट में वो बच्चा जो अपने गांव में बैठा है, अपने घर बैठा है, वो पढ़ाई कर सकता है और अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। जो भी हाल ही में एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जिक्र किया गया, उसको देखते हुए स्किल इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि एक पीस ऑफ पेपर जिसे हम डिग्री बोलते हैं, उसकी अहमियत इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू स्किल। अगर आप स्किल पे वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार, आपको जो आत्मनिर्भरता है वो सब मिलेगी, और आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एंड वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट की वजह से आपको सारी जानकारी है, वो सिर्फ एक क्लिक करना है और आपको सब मिल जाता है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कई बार कि जो बच्चा है उसको ज्यादा पता है हमसे, क्योंकि पहले था कि लाइब्रेरी ही एक जगह थी जहां पे आप जाते थे और पढ़ाई करते थे। लेकिन आज की डेट में जो बच्चा है वो क्लास में आने से पहले और रादर क्लास में पढ़ने के दौरान उसके पास अपना स्मार्टफोन होता है, अपना लैपटॉप होता है, आपने जो चीज कही वो वेरीफाई हो जाती थी। तो काफी अच्छा है कि शिक्षा का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। पहले था कि जो फैकल्टी ने कहा, जो प्रोफेसर ने कहा, उसको आंख बंद करके हमने मान लिया। लेकिन आज द फैकल्टी हैज टू बी अपडेटेड। वो कोई भी फैक्ट ऐसे नहीं बोल सकता है, ही हैज टू बी वेरी क्लियर, एल्स बच्चा बहुत स्मार्ट, ही कैन क्रॉस क्वेश्चन यू। हम जब यूनिवर्सिटीज में ट्रेन करते हैं बच्चों को, स्कूल में ट्रेन करते हैं, वी रियलाइज दैट जैसे हम लोग थे 20 साल पहले, वो कितने स्मार्ट है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। जो अवेयरनेस है वो बहुत बहुत ज्यादा है। एंड आई फील दैट अगर इंटरनेट ऐसे ही चलता रहा, जैसे सर ने बताया, रविंद्र सर ने, दैट विद द न्यू फेज ऑफ इंटरनेट बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आई मीन 4G आने के बाद इतनी तब्दीलियां आई कि 100 Mbps से हम लोग इतने खुश हो गए। अगर 5G आ गया, दैट इज लाइक 10 Gbps, लाइक क्या ही होगा। 70% तक इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया है, और स्पीड भी लोगों को चाहिए है। गांव देहात की तो बात हम लगातार कर ही रहे हैं, वहां पर तो अभी इंटरनेट एक इशू है, फिर लैपटॉप मोबाइल दूसरा इशू है। लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो स्पीड लोगों को मिले, वो कनेक्टिविटी अच्छी मिले, तो उसमें प्राइवेट पब्लिक का कोई पार्टनरशिप है या सरकार कैसे आगे बढ़ रही है ताकि लोगों को वो कमी ना हो? क्योंकि कुछ एरियाज ही ऐसे हैं जहाँ पे आप फाइबर की जैसे बात करें, बड़ा मुश्किल होगा फाइबर वहां तक पहुंचाना। तो एक बीच में एक सुनने को आया कि वहां पर एक बनूल टेक्नोलॉजी है, तो बलून टेक्नोलॉजी बड़ी कारगर हो सकती है। तो ये जो और अलग अलग बिंदु हैं, उन पर क्या कर रही है सरकार अभी? देखिए, सरकार इंटरनेट पहुंचाने का जो काम होता है पूरे भारत में, वो सिर्फ आईएसपी पहुंचाते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में जैसा आप जानते हैं कि सरकार का जो आईएसपी है वो बीएसएनएल है। ठीक है। और प्राइवेट आईएसपी जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, और भी जो भी होंगे। ठीक है। तो बेसिकली नेट पहुंचाने का काम तो उनका है। सरकार का काम क्या है कि नेट जहां पर नहीं पहुंचे वहां पे अब सरकारी कंपनियों के साथ टाइप करके, सरकारी कंपनी अगर वहां तक नहीं पहुंच रही है तो प्राइवेट कंपनी के साथ टाइप करके इनको अपना करना है, इनके साथ अपना समन्वय स्थापित करके करें। जैसे आपने देखा होगा भी, मैं भारत नेट 2.0 की जो बात कर रहा हूं मैं दोबारा, भारत नेट 2.0 में आगे हम लोग इंटरनेट, हम केबल्स तो पहुंचा देंगे, लेकिन केबल से जो नेट वहां पर जाएगा तो सरकार ये देखेगी कि वहां पे कौन सा आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमको बेस्ट कनेक्टिविटी वहां पे दे सकता है। जहाँ पे स्पीड की बात करें, ऑब्वियसली जो टेंडर्स निकलेंगे इसके आईएसपी के लिए आगे, तो उनमें ये देखा जाएगा कि हमें मिनिमम इतना स्पीड चाहिए। जैसे आपने देखा
फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होते हैं उनमें टेराबाइट्स तक की स्पीड कैरी हो सकती है। फोन में तो है कि भी एक इससे ज्यादा नहीं जा सकती, लेकिन फाइबर ऑप्टिक जो टेराबाइट्स तक इजीली सपोर्ट करती है। तो यानी हमारे पास करियर की कोई दिक्कत नहीं है कि किस करियर से हम लोगों ने आगे लेकर जाना है। तो भारत नेट 2.0 करियर से तो हम लेके जाएंगे ही, ठीक है ना। बाकी है कि वर्तमान में अगर आप आज की स्थिति के बारे में बात करें, तो आज की स्थिति में तो हम जहां से हमें दिक्कतें आती हैं, तो वहां पे हम प्राइवेट वेंडर्स को भी बताते हैं, गवर्नमेंट वेंडर्स, गवर्नमेंट का एसपीस को भी बताते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं है तो आप लोग जो है इस फला फला ग्रामीण क्षेत्रों में या इस पूरी रेंज में यहाँ पर अपना सिग्नल्स दीजिए, चाहे मोबाइल के सिग्नल दें, चाहे इंटरनेट के सिग्नल दें। लेकिन आप समझते हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट बेस्ड प्रोसेस थी, और इसमें कहीं उनके लिए फिजिबिलिटी होती है, कहीं नहीं होती है। इसीलिए सरकार ने खुद निर्णय लिया कि ये बेसिकली क्या था कि भारत नेट 1.0 जो पहले आया था, ये सीधा भारत सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अपनी कोशिशों से आया था। लेकिन अब ये 2.0 आया है, ये स्टेट लेड प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट ने मांग करी थी केंद्र सरकार से कि स्टेट लेड मोड में डालें। तो स्टेट लेड का होने का बेनिफिट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंडिंग देगी, ठीक है, फैसिलिटीज देगी, लेकिन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस तरीके से उसका कंट्रोल करना होगा, कैसे उसे मेंटेन करना होगा, वो तो उत्तराखंड सरकार को ज्यादा अच्छे से पता है। तो उत्तराखंड सरकार के रिक्वेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट करा, और अब हम इसको खुद जो है हम यहाँ से इसको मॉनिटर भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। हमारी एक डिपार्टमेंट है आईटीडीए, एजेंसी है हमारी। तो आईटीडीए को जो है उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिया है कि आईटीडीए इसको जगह जगह देख के जनता की फीडबैक के आधार पे जो इसको अच्छे से वहां पे अवेलेबल कराएं। तो अभी स्पीड का आगे तो खैर इश्यू होने वाला नहीं है, ठीक है। वर्तमान में भी स्पीड इसमें बहुत अच्छी हो चुकी है। वो अलग बात है कि जहाँ पे जैसे मैंने अभी जियो का एग्जाम्पल दिया था, देहरादून में था जियो, बाहर नहीं था। लेकिन जियो से, एयरटेल से हम लोगों ने खुद बात करी कि भाई सिर्फ देहरादून से करने से नहीं होगा, आपको अगर करना है तो आप जो है पूरे स्टेट में इस चीज को करिए। तो कंपनीज भी बात सुनती हैं गवर्नमेंट की, आपको दो तरफा संवाद करना होता है। जियो वालों ने खुद कंफर्म करा, मैंने खुद नेट की कनेक्टिविटी चेक करी है सीएम ऑफिस से, जियो के सारे जिलों, हमारे 13 जिलों से इस समय जियो पूरे 13 जिलों में उनकी फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है मैंने बोला कि आपका करियर पहुंच गया। अब इसके बाद जो है वहां पे अगर इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट वो आपको लीज लाइन के जरिए आज की डेट में दे पाने में सक्षम है। अब उसी लीज लाइन से वो आपका 4G के सिग्नल्स उसी से पैदा करेंगे, वो उसके लिए भी कनेक्शन देने स्टार्ट करने वाले। लेकिन देवस गुप्ता जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग अगर कोई इस दौर में, क्योंकि बहुत ही एक तरह से इन हम कह सकते हैं कि अगर कोई रोजगार होगा तो एक ये भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है कि कर रहे थे इस लाइन में ऑलरेडी थे, और कुछ लोग को अब ये एकदम से आइडिया आया, क्लिक किया हो कि ये तो बहुत ही बेस्ट है, इसमें आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, एक अच्छा सा सेटअप आप घर में रखिए और उसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया भर में अपना छा सकते हैं, एक तरीके से आप जैसा बन सकते हैं, मैं और ये भी कह सकती हूँ। तो वो उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे, कैसे ऑनलाइन कोचिंग में अपना करियर वो बना सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जब पलायन की बात हुई तो अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे जब रोजगार की समस्या होती है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। आज इंटरनेट की वजह से आप घर बैठे, आपके पास जो भी स्किल सेट है, अगर आपको योगा करना अच्छा लगता है, आप लोगों को ऑनलाइन योगा सिखा सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, अगर आपको म्यूजिक का शौक है, गाना अच्छा लगता है, हैरानी की बात है, अभी हाल ही में मैंने देखा फेसबुक पे लोग आपको ड्रम बजाना, गिटार बजाना सिखा रहे हैं ऑनलाइन, जिसका सोचते थे कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आज हर चीज मुमकिन हो पा रही है इंटरनेट की वजह से। सो कोचिंग सिर्फ एजुकेशन एज इन द फॉर्मल एजुकेशन जो हम कहते हैं, सिर्फ वो नहीं है। एनी स्किल सेट आप जिसमें भी अच्छे, अगर आप खाना भी अच्छा बनाते हैं आप वो भी सिखा सकते हैं, राइट। सो कोचिंग इज अ वेरी ब्रॉड डोमेन। और हम जब बात करते हैं ना आत्मनिर्भरता की, ये बहुत सुकून देता है, टू बी ऑनेस्ट। ये शब्द नहीं है सिर्फ। जब पिछले कुछ महीनों में फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे कि इतने लोगों की नौकरी गई, इतना सैलरी कट हुआ, तो कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि अगर मैंने अपने स्किल पे काम किया होता
अगर मैंने अपना सेटअप तैयार किया होता तो मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है और बहुत ही कम कॉस्ट लगती है। इंसान पहले नहीं सोच पाता था कि मैं कैसे अपना सेटअप करूंगा, कैसे अपनी मार्केटिंग करूंगा, कैसे कस्टमर तक पहुंचूंगा, लेकिन आज इंटरनेट की बदौलत, फेसबुक की बदौलत, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आपकी कॉस्ट बहुत कम लगती है और आप अपने जो कस्टमर है उस तक पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका टीम साइज है वो बहुत कम हो जाता है। पहले था कि मैं ऑफिस कैसे लूंगा, उसका रेंट कैसे पे करूँ, आप कुछ नहीं जरूरत है, आप घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। सो ऑनलाइन कोचिंग तो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से लिंक मत करिएगा। जो भी आप जिस चीज में अच्छे हैं, विच यू लव डूइंग, कहते हैं ना कि आपका पैशन है, अगर उसको आप जी सकते हैं, दैट इज पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन। आई मीन मैंने कभी सोचा था कि मैं एक दिन जाके पब्लिक स्पीकिंग कोच बनूंगा। इट वाज लाइक अ पैशन फॉर स्पीकिंग, पैशन फॉर टीचिंग, उसे मिक्स किया एंड आई स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। और जैसे आपने बोला, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आज जो बच्चे हैं वो सिर्फ इस राज्य से नहीं, इस देश से नहीं, पूरे विश्व से है। वो कैसे हो पाया वो मुझे नहीं जानते थे। मैं उन तक शायद कभी नहीं पहुंच पाता अगर इंटरनेट ना होता, बट इंटरनेट की वजह से मैं उन तक पहुंच पाया। तो वन थिंग इज लाइक कोचिंग इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अबाउट द फैक्ट्स आल्सो, 2016 के अराउंड 1.6 मिलियन ऑनलाइन लोग थे जो कोचिंग अवेल कर रहे थे, और रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक 9.6 मिलियन, जो कि 6 गुना है। दैट्स अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर, जो कि ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा। एक टाइम पे लोगों को था कि ये चीजें ऑनलाइन नहीं हो पाएंगी, बट आई थिंक दिस कोविड-19 हैज चेंज द माइंडसेट। जो नजरिया है कि हाँ हम भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है वो लोगों में आ चुकी है। So if anyone wants to be Atmanirbhar, if anyone wants to stay in his beautiful state of Uttarakhand, right, and not go outside, you have an option of either coaching या फिर freelancing। अगर आप एक अच्छे लेखक हैं, right, आप जैसे अगर हम लोग बात करें प्रिंट मीडिया की, जर्नलिज्म की, या फिर किसी भी आजकल सोशल मीडिया पोस्ट की, अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं, so you have jobs for it। and as a freelancer, यूएस में बहुत सारी कंपनीज हैं, अपवर्क है, freelancer.com है, वहां जाके आप उनके एक असाइनमेंट पे काम कर सकते हैं एंड यू आर पेड इन डॉलर्स। अगर मैं उसका पूरा डिटेल्स दूं तो यू कैन मेक लैक्स ऑफ रुपीज इन अ मंथ घर बैठे। जो लोग कहते हैं ना कि घर बैठे पैसा कमाइए, वो कई बार लगता है कि बहुत ही कुछ फ्रॉड चल रहा है, बट कुछ चीजें वाकई में है। अगर अपने आप स्किल पे काम करें और अगर आप इस दिशा से काम करें तो दिस विल वर्क, डेफिनेटली विल वर्क। सो कोचिंग एंड फ्रीलांसिंग, इस पे बहुत जोर देना चाहिए हर शख्स। उनके जैसे कई और लोग हैं और उनका तो ये सवाल है ही, क्या बताएंगे आप, कोई प्रोसीजर है जो फॉलो करना होगा अगर आप वहां लगवाना चाहते हो अपने यहाँ टावर? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी टावर लगाना, इंटरनेट लगाना, ठीक है, तो जो टेलीकॉम ट्राई से जो ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, दोबारा बताता हूँ, जैसे आपका बीएसएनएल है, रिलायंस, जियो है, एयरटेल है, तो ये कहाँ टावर लगाना है उसकी जो परमिशन जो है वो डायरेक्ट वो कंपनी ही दे सकती है। उनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता कहीं भी टावर लगाने के लिए। तो आपको जो उनके रीजनल मैनेजर्स हैं उनसे संपर्क करना होगा। अगर किसी कारणवश मैं आपका जो हिलमिल की टीम से कहता हूँ, किसी कारण अगर हिलमिल के टीम के पास अगर इनके रीजनल मैनेजर्स के नंबर्स नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरे पास नंबर है। तो अगर आप आगे आप तक कोई पूछता होगा, आप उनके साथ कम्युनिकेशन करके आप उन लोगों को कर सकते हैं। वो आपस में जैसे भी देखें, फिजिबिलिटी देखेंगे, वो मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन कम्युनिकेशन डायरेक्ट उनके साथ ही करना होगा अगर कहीं खेत में लगाना है या जो भी इन चीजों का क्लियर करना है। ठीक है। तो हाँ, एक सवाल और है रविंद्र जी। हाँ, एक सवाल और है दर्शक हमारे आशीष बत्ताल हैं, उन्होंने पूछा कि यदि कोई प्रवासी रूरल कॉल सेंटर शुरुआत करना चाहता है तो फिर सरकार किस प्रकार से सहायता कर सकती है, जैसे डाटा सेंटर में स्पेस हो, सब्सिडी हो, या किसी सरकारी विभाग में कुछ कॉल्स या ऑफिस वर्क? आवाज थोड़ी ना, आवाज कुछ फास्ट सी होगी, और ये कुछ दोबारा सवाल है। हाँ, कुछ हो रहा है। मैं दोबारा पूछ लेती हूँ आपसे। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई प्रवासी रूरल कॉल सेंटर शुरू करता है, हाँ, तो उसकी सरकार कैसे सहायता कर सकती है? कॉल सेंटर के लिए क्या सहायता? बहुत बढ़िया, यस, बहुत अच्छा टॉपिक है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अगर वो अप्लाई करेंगे तो वहां पे कॉल सेंटर बीपीओ का ऑप्शन है। वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अच्छा। पोर्टल में जाए, वहां पे अप्लाई करें। मैंने बताया करीब 25 लाख रुपए तक का लोन आप अपने वहां पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसके लिए कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगा तो हमारे पास ऑलरेडी एक सीएम हेल्पलाइन का, हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट का ऑलरेडी कॉल सेंटर चल रहा है। एक बार उनका लोन अप्रूव हो जाता है तो टेक्नोलॉजी कैसे करनी है, क्या करनी है, तो सीएम ऑफिस जो है पर्सनल लेवल पे उनको गाइड भी कर देगा। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा अपना कॉल सेंटर है, हमारा अपना बीपीओ है, जिसको हम कहलाते हैं। कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़ना चाहें, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हम टाइम खत्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो रविंद्र दत्त जी, एक सवाल लोगों की तरफ से भी आया कि टाइम फ्रेम चाहते हो, जो हो रहा है उससे उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक टाइम फ्रेम चाहते हैं कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि गांव-गांव तक इंटरनेट और उस स्पीड से पहुंच जाएगा कि वो भी लाभान्वित हो पाएंगे। एक दर्शक का ही सवाल था हमारे। मैंने जैसा अभी पहले भी बताया कि दिसंबर 2021 हम लोगों का टारगेट है। ऑब्वियसली 5,991 गांव हम लोगों को कवर करने हैं। दिसंबर 2021 जो है हमारा टारगेट, मतलब 2021 अब एंडिंग की तरफ होगा, तो होपफुली हम लोग जो है अपना टारगेट उस समय अचीव कर चुके होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और कवर कर देना चाहूंगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट एक बड़ा ऐतिहासिक काम इस समय कर रही है आईटी की दिशा में। आपने देखा होगा कि अगर आपके कार्य की कोई फाइल होती है, अब तक विभागों में ट्रेडिशन जमानों जमानों से वो कागजों में ही फाइलें बनती थी, लेकिन कागजों में की जो फाइलें हैं उनको ट्रैक करना बहुत दिक्कत हो जाता है। फाइल कहाँ पड़ी है, कितने दिन से पड़ी है, कितने महीनों से पड़ी है, तो वो बड़ी समस्या थी। उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब से उत्तराखंड बना है, एक मैं आपको सूचना और देना चाहता हूँ उत्तराखंड वासियों को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के आईटी मिनिस्टर भी हैं। आईटी मिनिस्टर का चार्ज भी उनके पास ही। बहुत आईटी सेवी हैं सीएम सर, जो है अपना इंटरेट काम करेंगे, फोन पे लैपटॉप पे खूब अपना जो करते हैं। तो सीएम सर ने ही परिकल्पना अपना करी कि क्यों ना सचिवालय से शुरुआत करी जाए। और ये जनवरी में जो साल हमारा स्टार्ट हुआ था, तो सीएम सर ने जो है ई सचिवालय की घोषणा करी थी वहां पे। तो ई सचिवालय कैसे बनेगा, तो जब ई ऑफिस होगा, तो उसके लिए वहां पे घोषणा करके आज हमारे बड़ा हर्ष का विषय है, हमारे 16 ऑफिस जो है सचिवालय में ई ऑफिस पे आ चुके हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ समय पहले सुना होगा, तो जैसे ई सचिवालय की परिकल्पना है, ऐसे ई कलेक्ट्रेट की परिकल्पना है। तो देहरादून जो भी है, देहरादून जिला की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से वो भी ई कलेक्ट्रेट हो गया है। उसके फॉलो करते हुए उधम सिंह नगर जिला है, वो भी ई कलेक्ट्रेट हो गया है। तो ये हमारे जिला स्तर पर, ये अपना सचिवालय स्तर पे जब काम जो है सारा ऑनलाइन होने लग जाएगा, तो आज अगर किसी को पता करना है कि भाई मेरी फाइल कहाँ है, खास सबसे पहले तो अधिकारी को पूछना होता है, आप गए फाइल पता नहीं कहाँ है जी, आप उनसे बोल सकते हो कि फाइल आपने ई ऑफिस में देखी है ना, कहाँ है फाइल, तो वहां से वो जल्दी ट्रैक करके हो जाएगी। तो उसके अलावा सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि जैसे ई कलेक्टेड देहरादून हुआ, जैसे ई सचिवालय हो रहा है, आप भी सारे जिलों को ई कलेक्ट्रेट में कर दीजिए। उसके अलावा फिर हमारा फिर ई निदेशालय शुरू, उसकी तरफ भी प्रक्रिया चालू हो गई है। ई निदेशालय में हमारे जो डायरेक्टरेट्स हैं, क्योंकि जब तक जिला और निदेशालय और सचिवालय, तब तक जब तक तीनों के तीनों ई ऑफिस पर नहीं आएंगे, तब तक जो है ई ऑफिस की परिकल्पना सिद्ध नहीं हो सकती है। तो पैरेलल काम कर रहा हूँ, वेट नहीं कर रहे कौन पहले करेगा कौन बाद में। सब सारे काम, बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, वन विभाग हो गया, बहुत जल्दी ई ऑफिस पे आने वाले हैं, निदेशालय भी। तो इस चीज पे भी काम हो रहा है, तो बहुत क्रांतिकारी चीज है जो पहले नहीं हुई थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने साथ साथ, अभी तो मैंने भारत नेट 2.0 के बारे में तो बताया। भारत उत्तराखंड सरकार जिलों के सारे जो ऑफिसेज हैं वो, सारे डायरेक्टरेट्स हैं वो, और सचिवालय तो ऑलरेडी है, उसको भी डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक की कनेक्टिविटी हमारी जा चुकी है। उस प्रोजेक्ट का नाम है स्वान। ये हमारे पिछले कुछ सालों से चल रहा था, और स्वान की वजह से हमारे ऑफिस ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्योंकि अगर उनका नेट ही नहीं होगा तो वो ई ऑफिस कहाँ से चलाएंगे। तो हमने हार्डवेयर नेटवर्किंग कनेक्टिविटी उनको ऑलरेडी दे दी है। हमारा वो अपना नेट है, अपने लाइसेंस से चलता है, और उसमें ऑफिसों को कोई
रेंट पे नहीं करना होता, सरकार उत्तराखंड सरकार वहन करती है उसका सारा खर्चा। तो ऑलरेडी वहां पर हमारा वो भी उस चीज पे आ चुका है। तो सरकार गांव गांव को तो इंटरनेट पे ला ही रही है, जनता को तो दे रही है, लेकिन अपने सरकारी कार्य प्रणाली को भी कॉरपोरेट के जैसा करा रही है इस समय। ये जो ई ऑफिस कार्य प्रणाली, उसके लिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री को, उत्तराखंड सरकार को, जनता की तरफ से तो मैं खुद उनका धन्यवाद देता हूँ कि उत्तराखंड को जो है, एक जो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़े प्रदेशों में आता था, आज जो है इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा एक टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे बहुत बड़ा काम हुआ है, उसका नाम है सीएम हेल्पलाइन। मैं खुद उसको सीएम ऑफिस से मॉनिटर करता हूँ। सीएम हेल्पलाइन क्या है, अगर आपकी डेट में देखें कि उत्तराखंड में दो योजना बता रहा हूँ मैं। उत्तराखंड में जब माना पिथौरागढ़ में कोई बंदा है, उसको कोई दिक्कत है किसी विभाग से, क्या करेगा वो? कुछ समय वहां पर अप्लाई करेगा, उसका काम नहीं होगा तो देहरादून आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, पैसा भी खर्च करेगा, समय भी लगाएगा, ठीक है ना? तो ये बहुत वेस्टेज है। तो सिर्फ एक थोड़ी, ऐसे लाखों लोग हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पीड़ा हुई इस चीजों को देखा, जब उन्होंने यहाँ पे कई सालों से क्या चल रहा है, तो उन्होंने जनता के लिए इस अपना जो है एक समाधान दिया इस चीज के लिए कि मैं एक सीएम हेल्पलाइन की घोषणा करता हूँ। सीएम हेल्पलाइन में एक बाकायदा कॉल सेंटर बनाया गया है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के 3 हमारे मोड है। एक टोल फ्री नंबर है 1905, 1905 पे कॉल करें, कॉल सेंटर रिसीव करता है। अगर कोई चाहता है कि मैं खुद अपना शिकायत ऑनलाइन दर्ज करना चाहता हूँ, तो हमारा पोर्टल खोल सकते हैं cmhelpline.uk.gov.in। अगर कोई ऐप डालना चाहता है तो हमारी ऐप है उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन। तो इन तीनों माध्यमों से आप अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि टाइम बाउंडेड है हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है। टाइम बाउंडेड प्रोसेस का मतलब इसमें अनलिमिटेड टाइम हम लोग नहीं चलाते। आप शिकायत दर्ज करिए, शिकायत दर्ज करने के बाद L1 हमने 4 स्तर बनाए हैं। जो ब्लॉक और शहर का स्तर है उसको हम L1 कहते हैं, पूरा IT इनेबल्ड सिस्टम है। जो जिला स्तर है उसे हम L2 कहते हैं, निदेशालय उसे L3 कहते हैं, सचिवालय उसे L4 कहते हैं। आप शिकायत दर्ज करेंगे, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर L1 अधिकारी को, शहर या ब्लॉक स्तर के अधिकारी को कार्य करना ही होता है, ये मैक्सिमम है। लेकिन उनकी मॉनिटरिंग डेली होती है। ऐसा नहीं कि आपको काम करना है तो 15वें दिन करेंगे, 7वें दिन पे अलर्ट लगा हुआ है उसमें। अगर 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपकी लॉक शीट में आ जाएगा कि शिकायत पे 7 दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ है, तो कारण बताओ, नोटिस चले जाता है शिकायत करता, सॉरी, अधिकारी को। दूसरा, हर महीने सारे जिला अधिकारी स्वयं सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हैं, और मंडे हम तो रिव्यू करते ही करते हैं। इसमें जो गढ़वाल कमिश्नर है गढ़वाल से, कुमाऊं कमिश्नर कुमाऊं से अपने जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। सीएम ऑफिस से भी कोई ना कोई अधिकारी उसमें सम्मिलित होते हैं, और हर महीने हम लोग रिव्यू करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई शिकायत अगर कोई दर्ज करना चाहता है, तो पोर्टल के माध्यम से, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल या 1905 के माध्यम से दर्ज कर सकता है। हम लोग स्वयं सीएम ऑफिस से डेली मॉनिटर कर रहे हैं कितनी शिकायत आ रही है, कितना समाधान हो रहा है। और अगर मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात बताऊं, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो सीएम हेल्पलाइन को 100% कोविड हेल्पलाइन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। जैसे शिकायत आती थी, शिकायत इधर से शिकायत रिसीव करी, अधिकारी को हमने कहा कोई 7 दिन 15 दिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा 1 आवर का कॉन्सेप्ट है। शिकायत आएगी, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है कॉल सेंटर का, वो अधिकारी को तुरंत कॉल करके बताएगा ये समस्या आ गई, अब भी समाधान चाहिए। अधिकारी घर पे है तब भी हम देते थे कि कहीं ना कहीं से इसका समाधान करके कराएं। स्पेशल अफसरों की ड्यूटी हमने उनमें लगाई। तो उस समय तो ये जहां पर हमने मैंडेट इसको टेम्पररी चेंज करवाया कि जो 7 दिन 15 दिन में काम होना था, इस चीज में कराते हैं। बाकी अभी हमने पिछले 2-3 दिन पहले सीएमएल ने एक नया आदेश और दिया है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए दिनों की कोई सीमा नहीं होगी। परसों ही आदेश दिया है। उसमें यह है कि रोज जैसे शिकायत आएंगी, कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव रिव्यू करेंगे कि शिकायत का प्रकार क्या है, इमरजेंसी है, अभी मदद चाहिए, तो वो तुरंत अधिकारी को कॉल करेंगे और उनको बताएंगे सर इमरजेंसी, अभी मदद चाहिए, इससे 7 दिन वगैरह कुछ नहीं। उसके लिए मैक्सिमम टाइम 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर समाधान करना ही होगा। इमरजेंसी कैटेगरी को हम लोग पर्सनली खुद मॉनिटर कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र दत्त जी। और जैसा आपने कहा हम भी उससे इत्तेफाक रखते हैं, और एक दर्शक ने तो कमेंट भी किया, जय नरेंद्र, जय त्रिवेंद्र और जय रविंद्र, उन्होंने इस तरीके से कमेंट भी किया है। I'm sure लोग हाथ ले भी रहे हैं, आपकी बातों को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ काम किया जा रहा है। और कई चीजें हैं, जैसे बलून टेक्नोलॉजी का हमने जिक्र कर लिया, एयर फाइबर सेवा कहा जाता है कि अपने आप में क्रांति है जिस तरीके से वहां पर होने जा रहा है। तो बिल्कुल आप नजीर बन रहे हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जनता को अवेयर कर पाए, जनता को और ज्यादा जानकारियां हम अपने माध्यम से दे पाए कि देखिए आपके लिए इतना कुछ काम हो रहा है। और क्योंकि अभी न सिर्फ डिजिटल वक्त चल रहा है, आने वाला वक्त भी डिजिटल ही है। तो जब वक्त डिजिटल होने जा रहा है, और है भी, तो वैसे में इन सब बातों को करने की बड़ी जरूरत थी, और आपने वक्त निकाला। इतनी देर तक आप हमारे साथ रहे, रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिवस गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर लोग बिल्कुल आपको सुने होंगे, और उनसे एक तरह से उनको लगा होगा कि यहाँ से क्या क्या चीजें सीखी जा सकती हैं, किस तरीके से आगे ऑनलाइन कोचिंग में भी करियर बनाया जा सकता है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े। और फिर से शुक्रिया रविंद्र जी आपका सरकार का पक्ष रखने के लिए, धन्यवाद आपका। तो आज के लिए बात उत्तराखंड की में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत सार्थक लगी होगी, बहुत सारी जानकारियां इस चर्चा के माध्यम से हमारे दर्शकों को आज जरूर मिली होंगी। तो हम फिर मिलेंगे फिल्मेल के जरिए बात उत्तराखंड की में। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।